डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का कुछ टॉपिक जो है वो बीएड से रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक जो है इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, लेकिन सेकंड ईयर के बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जो सेकंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये दोनों चैप्टर को हम लोग बारी बारी से अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका आगे में एग्ज़ाम है। जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 1-2 मंथ के अंदर ही, तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पाए इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट एंड जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारे चैप्टर जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट है सेकंड ईयर के, जो किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट ईयर में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन लगभग यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर का ये टॉपिक है, नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हैंड रिटन नोट्स, जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं इन सारे के अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7667493708 पे। ये उन स्टूडेंट के लिए है ये नोट्स जो स्टूडेंट साल भर में या फिर अपने तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो वो लास्ट टाइम में इन नोट्स के माध्यम से पढ़ लें। नहीं तो इसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी पूरे ईयर में करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेटर है, उसी को कीजिए। नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम पास किया जा सकता है, आप सोच को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो पहला रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, पूरा साल अच्छे से पढ़ें। लेकिन हाँ, जो तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट स्लाइड जो देख रहे हैं आप, एक पहला टेलीग्राम का है और दूसरा व्हाट्सएप चैनल का है। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस पे आपको ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे, और जितने बीएड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, उन सारे यूनिवर्सिटी के आपका सिलेबस या फिर नोट्स जो है, सब्जेक्ट जो है, पीडीएफ जो है, वो सारे नोट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। वो हैंड रिटन्स नहीं होंगे, लेकिन वो सारे अच्छे से पीडीएफ होंगे जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। सेकंड जो है ये व्हाट्सएप चैनल, इसको आप ज्वाइन करते हैं तो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कुछ वीडियो जो ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर ज्वाइन कर लें। थर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सभी सब्जेक्टों का। तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का ये कुछ टॉपिक दिया गया है, चैप्टर दिया गया है। आप देख सकते हैं इनमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने रिकॉर्ड कर लिया है जो आगे आने वाले समय में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है नॉलेज एंड करिकुलम का है, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में होता है और 1941 देश आज़ाद होने से पहले 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये शिक्षा शास्त्री बहुत ही ज़्यादा महान थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा भी जाता है कि ये आधुनिक युग के महान शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है, और इनका योगदान जो है शिक्षा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है, इन सारे फैक्टों को इस वीडियो में हम लोग अच्छे समझेंगे, क्योंकि आपके बीएड में इनसे जुड़े रिलेटेड सवाल अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले मैंने महात्मा गांधी के शिक्षा जगत में क्या क्या योगदान रहा है, या वह शिक्षा व्यवस्था किस तरह हमारे देश का चाहते थे, उन सारे बातों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके तो देख ही सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का आज का टॉपिक जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। आप इससे इतना समझ सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इतना ज़्यादा योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक युग के महान शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने नए और मौलिक विचार तथा प्रयोगों से इन्होंने भारतीय शिक्षा की प्रगति और परिवर्तन में अद्वितीय और अतुलनीय योगदान दिया है।
मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी महानता के कारण ही वह गुरुदेव के संज्ञा से जाने गए। इनकी इतनी महानता थी, इन्हें गुरुदेव भी कहा के लोग पुकारते थे। ठीक है, टैगोर के शैक्षणिक पुनरुत्थान का सबसे बड़ा पैगंबर बताते हुए डॉक्टर एच.बी. मुखर्जी कहते हैं कि टैगोर आधुनिक भारत के शैक्षणिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे। इन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। इन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाओं में शैक्षणिक प्रयोग किए जिन्होंने अपने आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। ठीक है, इस तरह से आगे वाला फैक्ट देखेंगे तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो मेन फैक्ट था वो डिस्क्राइब मैंने कम लाइनों में किया। और इनके लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं तो इनके जीवन इतिहास को देखते हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। इनके जीवन हिस्ट्री के बारे में देखें, जीवन इतिहास के बारे में देखें तो टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, विद्वान, संस्कृति प्रेमी और धार्मिक व्यक्ति थे। टैगोर पर इनके पिता का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 16 वर्ष की अवस्था में टैगोर जी जब 16 वर्ष की अवस्था में थे तो टैगोर अस्त व्यस्त रूप में घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करते रहे। सन 1877 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहाँ भी उनको संतुष्टि प्राप्त न हुई तो सन 1820 में सदैव वो वापस आ गए। कब आ गए? तो 1820 नहीं, मिस्टेक मैं नहीं कर रहा हूँ, 1820 कैसे हो सकता है जब 1877 में इसने इंग्लैंड गए थे, तो ये 1880 होगा। तो इस जगह आप थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा, ये 80 है, 1880 में ये स्वदेश वापस आ गए। स्वदेश लौटने के बाद टैगोर जी ने सामाजिक, जातीय और राजनीतिक भावनाओं से अभिप्रेरित होकर लेखन कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में बंगाली पत्रिकाओं जैसे साधन, भारती आदि में लिखते रहते थे। फिर पुस्तकालय के रूप में उनका व्यक्तित्व प्रकट होने लगा। सन 1905 में उन्होंने राजनीतिक के क्षेत्र में प्रवेश किया और राष्ट्रभक्ति से पूर्ण गीतों की रचना की। अध्ययन अध्यापन के लिए वह स्वतंत्र एवं प्रकृति वातावरण को उपयुक्त एवं श्रेष्ठ समझते थे। जैसा कि नहीं होता पेड़ों के नीचे बैठ के अध्ययन करना, वो इन सब चीज़ों में बहुत ही विश्वास करते थे। इसलिए स्वतंत्र और प्रकृति वातावरण में शिक्षा प्रदान करने के लिए सन 1901 में बोलपुर नामक स्थान पर उन्होंने शांति निकेतन नाम से विद्यालय की स्थापना किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया? तो 1901 में। कब? 1901 में। जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। शांति निकेतन में रहकर टैगोर ने अपनी ख्याति प्राप्त और रचना गीतांजलि का सृजन किया, जिस पर सन 1912 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यहाँ 1912 दिया है, मैंने 1911 बोला था जो कि मिस्टेक से निकल गया था, और ये कहीं कहीं 1913 भी दिया जाता है। मतलब आप मान सकते हैं कि ये घोषणा जो है 1912 में हुआ और इसे लेकिन नोबेल पुरस्कार जो था वो 1913 में मिला था। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 12-13 चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं टैगोर जी का शिक्षा दर्शन क्या था, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। टैगोर जी का शिक्षा दर्शन। टैगोर के जीवन दर्शन विकास पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ा, उन्हीं तत्वों का प्रभाव उनके शिक्षा दर्शन के विकास पर भी पड़ा। उनके शिक्षा दर्शन का इनके जीवन दर्शन से घनिष्ठ संबंध है। परिवार के प्रभाव के अतिरिक्त टैगोर के शिक्षा दर्शन पर पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों जैसे रूसो, फ्रोवेल, ड्यूवी और पेस्टोलॉजी आदि के विचारों का भी गहरा प्रभाव। इन्होंने अपने तीव्र बुद्धि के द्वारा प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया है और अपने समय की शिक्षा पद्धति के दोषों को अध्ययन किया, और इस प्रकार स्वयं के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही टैगोर विश्व के महान शिक्षाविद बने। क्या बने? महान शिक्षाविद बने। एचसी सरकार ने लिखा है कि इन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन इन्हें आगे चलकर अपने ही करना था, जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप देना था। ठीक है, टैगोर जी के शिक्षा दर्शन के कुछ प्रिंसिपल्स जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनकी
सबसे अधिक ख्याति साहित्य क्षेत्र में हुई। संस्कृत साहित्य में जो स्थान कालिदास का है, देश विदेश की अनेक भाषाओं में उनकी रचनाओं के अनुवाद हो चुके हैं। आज टैगोर विश्व कवि के रूप में जाने जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी टैगोर का योगदान का कम महत्व नहीं है। देश में समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के विकास में उन्होंने जो कार्य किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव के अपने अनुभव थे। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के अपने अनुभव थे। उन्होंने अपने घरेलू शिक्षा बंधन और अपने समय की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के दर्शन किए थे, जो आगे चलकर उन्हें शिक्षा दर्शन का आधार बने। वह अपने क्षेत्र पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल तथा डीवी से प्रभावित नजर आते हैं। देखिए, ये आप फैक्टों के माध्यम से आपने ये टॉपिकों को समझा। मैं बताना चाहता हूँ, टैगोर जी का, गुरुदेव जी का कहना था, जब ये बचपन में पढ़ते थे तो ये जो स्कूल जाते होंगे उसमें इनके साथ जो पक्षपात किया जाता था या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी थी, उसने इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, जो कि आगे चल के उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये शांति निकेतन जैसे आश्रमों की व्यवस्था भी किया था और स्थापना भी किया था। ये चाहते थे कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया वो भारत के रहने वाले बच्चे जो आगे पढ़ेंगे वो उनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ में पाश्चात्य जो मतलब ब्रिटेन के, ये यूरोप के कुछ देश या कुछ राइटर जैसे कि रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल, ये सब जो थे, ये सब शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए थे, ये शिक्षा के लिए इनका क्या उद्देश्य थे, उनके पुस्तकों, उनके दार्शनिक विचारों को जब इसने पढ़ा टैगोर जी ने, तो इसका भी प्रभाव टैगोर जी पे अवश्य पड़ा और इसने समझा कि बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। इसी के अनुरूप, इसी को ध्यान में रखकर इसने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखा, बताया और कहा कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए इस तरह से होना चाहिए। तो किस तरह होना चाहिए उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए पहला देखते हैं शिक्षा का अर्थ अकॉर्डिंग टू गुरुदेव, अकॉर्डिंग टू टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। टैगोर ने शिक्षा शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया है। उन्होंने कहा है, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती हो। सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती हो। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या था अकॉर्डिंग टू टैगोर जी? तो शिक्षा का जो उद्देश्य था, एम्स ऑफ एजुकेशन, पहला वो था शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। टैगोर ने अपने लेखों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा की। उन्होंने शिक्षा में हेर फेर नामक बांग्ला लेख में छात्रों के दुर्बल शरीर पर तथा उनके दुर्बल स्वास्थ्य पर चिंता प्रकट की है। वह स्वस्थ शरीर को बहुत महत्व देते थे। इस दृष्टि से उन्होंने शारीरिक विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया। उनका तो यहाँ तक कहना था कि शारीरिक विकास के लिए अध्ययन कार्य को भी छोड़ना पड़े तो कोई विशेष बात है। वह चाहते थे कि बच्चों को प्रकृति के साथ वातावरण में रखा जाए, उन्हें पैरों पर चढ़ने दिया जाए, तालाबों में डुबकियों लगाने दिया जाए, प्रकृति के साथ नाना प्रकार की शरारतें, मतलब अनेक प्रकार की शरारतें करने की व्यवस्था की जाए। उनका जो शारीरिक हो, उनका शारीरिक विकास होगा, जिससे कि ये सारी चीज़ करेंगे तो अंदर से मजबूत और वो उनका जो विकास, शारीरिक विकास अच्छे से हो पाएगा। ये टैगोर जी का कहना था। अगर सेकंड फैक्ट हम लोग बात करते हैं बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो टैगोर जी कहते थे व्यक्ति के बौद्धिक विकास पर भी बल देते थे और परंतु बौद्धिक विकास से उनका अभिप्राय था व्यापक था। उनका अभिप्राय जो था वो व्यापक अभिप्राय था। बौद्धिक विकास से उनका तात्पर्य विषयों के ज्ञान मात्र से नहीं था, अपितु विभिन्न मानसिक शक्तियों के उस शक्तिशाली संगठन से था। ठीक है, बहुत सारे जो शक्तिशाली संगठन होते हैं उनसे था। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे नैतिक और आध्यात्मिक विकास, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। टैगोर के अनुसार नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने नवयुवकों को तप और त्याग की भावना विकसित करने का उपदेश दिया। उन्होंने नैतिक प्रशिक्षण, आत्मसंकल्प शक्ति, चरित्र विकास, आंतरिक व्यवस्था तथा आत्म प्रकाश पर विकास पर बल देने के लिए कहा।
तो उसने बच्चों को कहा कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं इम्पोर्टेंट है, नैतिक विकास भी होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस तरह से गांधी जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल, तो आज जो पढ़ रहे हैं ये टैगोर महोदय जी का भी कहना है कि बच्चों का जो विकास होना चाहिए वो नैतिक रूप से भी होना चाहिए और आध्यात्मिक रूप से भी होना चाहिए। महात्मा गांधी और टैगोर महोदय, इन लोगों में जो पढ़ाई के लेके जो वक्तव्य, जो जिस प्रकार से इसने पढ़ाई को या शिक्षा के उद्देश्य को प्रतिपादन किया है, तो कुछ कुछ समानता इन दोनों में मिलती है, लेकिन कुछ मतभेद भी है इन दोनों में, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनके व्यक्तित्व विकास के बारे में बात करते हैं कि टैगोर जी बच्चे के व्यक्तित्व विकास के बारे में क्या बताते थे। इनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो टैगोर महोदय व्यक्तित्ववादी व्यक्ति थे तथा शिक्षा के द्वारा मनुष्य की समस्त छिपी हुई शक्तियों का विकसित करना चाहते थे। वह व्यक्ति को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता देना चाहते थे कि स्वतंत्र होकर अपने विकास को कीजिए, अपने शरीर को, अपने माइंड को और अपने पढ़ाई को मजबूत कीजिए। सामाजिक विकास जो कि सोशल डेवलपमेंट है, इसमें टैगोर जी का क्या योगदान था या बच्चे से किस प्रकार से एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा रखते थे, उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो टैगोर जी व्यक्ति तथा समाज के भेद नहीं करते थे। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समाज को एक अनिवार्य माध्यम मानते थे। उनके विचार में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ आध्यात्मिक संबंध होता था, जिसके कारण वह एक दूसरे की कल्याण कामनाओं से प्रेरित होकर सामाजिक संगठनों का निर्माण करते थे। इनका कहना था कि सामाजिक विकास के लिए भी बच्चों का सामाजिक विकास भी होना चाहिए, और सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा वो योगदान मानते थे कि वो समाज में एक दूसरे की मदद अवश्य ही करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में टैगोर जी का मानना था कि व्यक्ति को आर्थिक कुशलता प्रदान करने के लिए उद्योग की शिक्षा पर भी बल देना चाहिए, जैसा कि महात्मा गांधी का भी मानना था कि उद्योग की शिक्षा पर, मतलब बच्चे का जो विकास होना चाहिए वो जो है वो स्किल पर अवश्य होना चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं, सही बात है, लेकिन उसको स्किल भी सीखना जरूरी है ताकि वो उद्योग धंधे कुछ भी आगे चल के खोलते हैं, करते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो। आप लोगों को इनके पहले वाले जो गांधी जी के लेक्चर थे उनको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे फैक्ट को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन कुछ फैक्टों को ऑलरेडी पहले के क्लास में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो बार बार एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, और जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे होंगे उनको कोई किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो अच्छे से पहले फैक्टों को समझ पा रहे होंगे। 7th में कहना है राष्ट्रीयता का विकास। गांधी जी राष्ट्रीयता के विकास के बारे में बताते हैं कि इस युग में राष्ट्रीय जागृति के प्रणेता थे। कौन? टैगोर जी। भावुक हृदय टैगोर ने अपनी कविताओं तथा लेखों में देश प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं की, अपितु समस्त भारतवासियों को यह अनुभूति करवाई कि वह एक है, इसलिए उन्हें शिक्षा को सबसे बड़ा साधन माना है। राष्ट्रीय विकास में टैगोर जी का कितना महत्व है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है हमारे राष्ट्रगान जन गण मन। आप इससे भी समझ सकते हैं जो वर्तमान बांग्लादेश है वहाँ का भी जो अमार सोनार बांग्ला नामक राष्ट्रगीत गान है वो भी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही रचित है। तो आप इनकी महानता के बारे में इन दो फैक्टों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीयता विकास। अंतर्राष्ट्रीय विकास। टैगोर मानवतावादी व्यक्ति थे। उनका कहना था कि वह सब ईश्वर की संतान है, इसलिए सब समान है। हमारी संस्कृति और सभ्यता जो भी हैं वे सब भौतिक है, इसमें जो भिन्नता है वह हमें एक दूसरे से पृथक नहीं करती, अपितु हमें संसार की विविधता का ज्ञान कराती है। ठीक है, इस तरह से टैगोर महोदय जी का कहना था। कुछ अन्य विचार व्यू पॉइंट के बारे में अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो टैगोर जी धार्मिक रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति तो थे ही, परंतु धर्म के विषय में उनका दृष्टिकोण बहुत विस्तृत था। उनके अपने शब्दों में धर्म असीम के प्रति एवं तीव्र इच्छा है और उसकी आनंदमयी अनुभूति है। ठीक है, किसका कहना है? तो ये टैगोर महोदय जी का कहना है। मास एजुकेशन, जन शिक्षा।
जन शिक्षा के बारे में बताते हैं कि टैगोर ने देश की दरिद्रता और कष्टों की अनुभूति भी की थी। उनके विचारों में हमारे समस्त दुखों का कारण निरक्षरता मतलब ज्ञान का न होना, निरक्षरता है। इसलिए उन्होंने जनसाधारण की शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। टैगोर के अनुसार जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए 2 कार्य करने होंगे। एक तो बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा जो कि निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा निरक्षर प्रोरो जो कि बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। यह दोनों प्रकार की शिक्षा उनके विचारों से मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। जैसा कि गांधी जी का भी कहना था कि बच्चों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो मातृ लैंग्वेज में, मदर टंग में दिया जाना चाहिए। स्त्री वुमेन एजुकेशन के बारे में टैगोर जी का कहना था कि टैगोर का युग परतंत्रता का युग था। उनके समय स्त्री वर्ग बहुत पिछड़ गया था। अंग्रेजों के शासन में उन्हें समान अधिकार देने की भावना जोर तो पकड़ी, परंतु युगों से 4 दीवारी में बंद रहने वाली स्त्रियों बाहर न आ सकी। गुरुदेव ने स्त्री की शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया और उनकी शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा भी तैयार टैगोर जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो मतलब टैगोर जी वुमेन एजुकेशन भी चाहते थे। थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। शांति निकेतन क्या था? शांति निकेतन टैगोर के दर्शन तथा शिक्षा संबंधी समन्वय प्रतिभा का प्रमाण है। यह बोलपुर के 2 मील की दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही प्यारा स्थान है। टैगोर के पिता ने इसे ध्यान और भक्ति के लिए चुना था और 1901 में टैगोर ने यहाँ एक स्कूल की स्थापना की और 1921 में यह विश्व भारती एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। कब? 1921 में। विश्व भारती विभाग जो है इनके 3 विभाग है मुख्यतः, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और ग्रामीण पुनर्जागरण संस्था। इन तीनों के बारे में आप डिस्क्राइब अवश्य करेंगे। शिक्षा विधियों देखेंगे कि टैगोर जी का क्या मेथड था टीचिंग का, उनके बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये चाहते थे बच्चों को पढ़ाने के बारे में, समझने के बारे में। टैगोर ने अपने समय में प्रचलित शिक्षण विधियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने निर्जीव विदेशी पुस्तकों, यांत्रिक, रूढ़िवादी तथा अनुपयोगी बताया। उन्होंने बच्चों के अस्तित्व पर विश्वास था, इसलिए वह चाहते थे कि प्रत्येक बच्चे की शिक्षा का प्रबंधन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होना चाहिए। शिक्षण विधियों को सजीव बनाने के लिए उन्हें बच्चों की रुचियों, भावनाओं और जिज्ञासा पर आधारित होना चाहिए। उनके अनुसार वास्तविक तथा क्रिया शिक्षण विधि के आधार पर होना चाहिए। उन्हें निम्नलिखित विधियों पर बल दिया है। पहला जो विधि है वो है भ्रमण। टैगोर के अनुसार भ्रमण से शिक्षा सर्वोत्तम विधि है। उनका विश्वास था कि भ्रमण तथा यात्राओं से इतिहास, भूगोल और अन्य कई सामाजिक विषयों को अच्छी प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। भ्रमण तथा यात्राओं में विद्यार्थियों कई रोचक तत्वों को निरीक्षण करते हैं और टैगोर ने स्वयं लिखा है कि भ्रमण के समय पढ़ना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। टीचिंग व्हाइल वॉकिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए सिंपल सा मतलब है, टैगोर जी का कहना था अगर आप भ्रमण के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, बीच बीच में बच्चों को कहीं लेके घुमाइए और बताइए कि ये जगह, इसका भौगोलिक इतिहास क्या रहा है, इनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। जब बच्चे देखेंगे और समझेंगे तो वो चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये भ्रमण, घूम के शिक्षा प्राप्त करना भी टैगोर जी का एक अच्छा कदम था, अच्छा सोच था। वाद विवाद और विवेचना विधि। टैगोर वाद विवाद विधि का समर्थन करते थे। उनके अनुसार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह वाद विवाद द्वारा और विचार विमर्श द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढें। जैसा कि विद्यालय में ये सब चीज़ बच्चों को नहीं दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा, लेकिन दिया जाना चाहिए। ये चीज़ आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप समझें और बच्चों के, जब आप कल शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो बच्चों के साथ अवश्य इस तरह से प्रयोग किया जाए। बच्चों को एक प्रॉब्लम दिया जाए और आप उस प्रॉब्लम का हल नहीं बताएं, ताकि आप बोलें कि आप लोग अपने में बात करो, डिस्क्राइब करो और इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जा सकता है, इस प्रॉब्लम का क्या हल होगा, ये तुम लोग अपनों में ही बात करके मुझे बताओ। फिर उनके बातों को आप सुने, फिर उनमें कुछ कमी हो, खामियां हो तो उन्हें आप अच्छे से समझा दें। लेकिन अगर बच्चे अपने से खुद से करते हैं तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। आपके बताने से, आप जितना बताएंगे उससे तो वो सीखेंगे ही, लेकिन वो अगर खुद से करते हैं तो उनसे उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, वो ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। वाद विवाद देख लिया। एक है ह्यूरिस्टिक विधि।
ह्यूरिस्टिक विधि में कहा जाता है कि शांति निकेतन में प्रयुक्त होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ह्यूरिस्टिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी प्रश्न करते हैं और अध्यापक उन्हें अपनी परिपक्व उत्तरों से संतुष्ट करता है। बाद में अध्यापक विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण के लिए उनसे प्रश्न पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या है कि अगर कोई बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए, जितना सवाल किया है उससे ज़्यादा उसको बताइए, बता के फिर आप पुनः उनसे कुछ प्रश्नों को कीजिए और प्रश्नों का अगर उत्तर वो दे पाते हैं तो आप भी संतुष्ट होंगे कि मैंने जो बताया बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे का विधि देखेंगे हम लोग, क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड के अनुसार टैगोर का विश्वास था, टैगोर जी का, कि शरीर और मन की शिक्षा के लिए क्रिया बहुत आवश्यक है। वही जो मैंने इससे पहले बताया गांधी जी की क्लास में कि क्रिया करना, खुद से करना वो जरूरी है। उनकी दृष्टि में उछालना, वृक्षों पर चढ़ना, फल तोड़ना, चिल्लाना, तालियां बजाना तथा नाटक करना आदि सीखने सिखाने की महत्वपूर्ण विधि। ठीक है, जो कि वर्तमान समय में ये सब देख रहे होंगे कि ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन ये सब बच्चों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कल शिक्षक बनते हैं तो आपसे विनती है, आग्रह और एक्सपेक्टेशन भी है कि आप बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे, क्रिया करके सिखाएंगे, नाटक नुक्कड़ करवाएंगे, डांस करवाएंगे, डांस प्रतियोगिता करवाएंगे, क्यूज करवाएंगे, वाद विवाद करवाएंगे, जिससे बच्चे की मानसिक विकास, शारीरिक विकास अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मातृभाषा द्वारा, एजुकेशन थ्रू मदर टंग। शिक्षण विधियों के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि टैगोर ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण करने पर बल दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि हम बच्चों को मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं तो वह स्वाभाविकता स्वमुक्त हो जाती है तथा बच्चे उस कृत्रिम वातावरण में उतना अभिप्राय नहीं करते हैं जितना उन्हें अधिगम कर लेना चाहिए। वैसे टैगोर विश्व के सभी भाषाओं, संस्कृतियों और सभ्यताओं को आदर करते थे और वह उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान देने का भी बल देते थे। उनका मानना था कि भाषा, मातृभाषा में पढ़ाई हो, बच्चों का शिक्षण आवश्यक है, लेकिन वह अंग्रेजी को नकारते नहीं थे। वह मानते थे कि आने वाले समय में अंग्रेजी का महत्व बढ़ने वाला है तो बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो मदर टंग होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, प्रेम एवं सहानुभूति शिक्षण के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेम सहानुभूति शिक्षण। टैगोर अध्यापकों के निरंकुश शासन जैसे व्यवहार का कड़ा विरोध करते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के व्यवहार से बच्चों में विरोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वे एक दिन विद्रोही का रूप धारण कर लेते हैं। उनके अनुसार हमें बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें वे सब सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिनके द्वारा उनका स्वतंत्र और समान अवसर प्रदान करना लोकतंत्र की मान्यता है। मतलब कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, कहा जा रहा है टैगोर जी के द्वारा कि बच्चों के साथ जो है वो मित्रपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार से मानते ही नहीं। फिर भी उनका कहना है कि वो उसे प्यार से समझाना चाहिए, बताना चाहिए और सिखाना चाहिए। अगर आप कड़े रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं या उनको मार पीट के समझाते हैं तो वो एक अजीब तरह से उनके अंदर जो है विरोध के रूप में विरोध करेंगे और वो उनका शायद मन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं या बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सेल टाइप हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ प्यार से, प्रेम से पेश आना चाहिए। ठीक है, खेल द्वारा शिक्षा, इस पे भी टैगोर जी का कहना है कि शिक्षा में स्वतंत्रता का अनुभव, इन दो बातों पर टैगोर बहुत ही बल देते। उनका कहना था कि खेल कूद अपनी रुचि के कार्य, भ्रमण तथा अनिवार्य अभिनय में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। उनके करने से उन्हें आनंद भी आता है। हमें उनके माध्यम से भी शिक्षण कराना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस खेल की विधि कहते हैं कि इस प्रकार खेल द्वारा शिक्षण करना टैगोर की दृष्टि से उत्तम शिक्षण होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सब चीज़ अगर बच्चों को करते हैं, खेल कूद के माध्यम से सिखाते हैं, उसके बाद नाटक के माध्यम से ये सब करते हैं तो बच्चों को भी करने में मज़ा आता है, साथ में उनका विकास भी अच्छे से हो पाता है। तो इस पे भी टैगोर जी अच्छे से बल देते हैं और बोलते हैं कि इस माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि, सेल्फ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट मेथड। टैगोर ने स्वाध्याय कर प्रयोग विधि पर भी बल दिया है। स्वाध्याय में बालक अपने आप को सीखता है और ज्ञानार्जन करता है। विज्ञान, कला, कौशल एवं अन्य व्यवहारिक विषयों के लिए उन्होंने प्रयोग विधि का भी आवश्यक बताया है कि आप प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिखाएं, बताएं और सिखाएं, जिससे बच्चे
अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे कि मुझे बचपन में जब मैं 9th क्लास में था, 9th या 10th में था, तो मुझे सोडियम को चाकू के द्वारा काट के दिखाया गया था सर के द्वारा। मुझे वो लगता है मैं मर जाऊं फिर भी नहीं मैं भूलूंगा ये वर्ड, कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। उसको केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में रखा जा सकता है। अगर बाहर रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ या पानी के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक बन जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ मुझे अगर दिखाया गया है तो मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देते थे। कौन? तो टैगोर जी। ठीक है। टीचर का क्या योगदान होना चाहिए उनके बारे में बताते हैं कि टैगोर जी ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षक के महत्व को प्रतिपादन करते हुए टैगोर लिखते हैं, जिस किसी मार्ग की खोज हम इधर उधर करें अंत में हमें अडिग मंच पर पहुंचते हैं। शिक्षा केवल एक शिक्षक द्वारा ही दी जा सकती है। ठीक है, शिक्षा जो है शिक्षक द्वारा ही दिया जा सकता है और मार्गदर्शक के रूप में भी शिक्षक कार्य करते हैं। बच्चे किस तरह होने चाहिए उनके बारे में बताते हैं कि टैगोर ने बालक को देवीय प्रकाश से युक्त माना है और उसमें कुछ आवश्यक गुणों की अपेक्षा की है। ये गुण है व्यवहार की विनम्रता, आचरण में व्यवस्था और स्वच्छता, नियमों और अज्ञानताओं का पालन, शरीर एवं वातावरण की सफाई, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासन, निंदनीय तथा दुष्पूर्ण बातों से अलग रहना, सौंदर्य के प्रति लगाव रखना, चिंतन, स्वतंत्र चिंतन, उच्चाभिलाषा, आंतरिक बल और प्रकाश की अनुभूति, ब्रह्मचर्य, आंतरिक नियंत्रण, भक्ति, तपस्या, अनुभूति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ बच्चों में आवश्यक होना चाहिए और इन सारी चीज़ों को मानना चाहिए बच्चों के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों से एक्सपेक्टेशन है कि वो निंदनीय चीज़, दोषपूर्ण बातों से दूर रहे, अलग रहे, सौंदर्य के प्रति लगाव रखे, स्वतंत्र चिंतन करे, अपने बारे में सोचे, विचार करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। विद्यालय कैसा होना चाहिए उनके बारे में टैगोर जी कहते हैं कि टैगोर के अनुसार विद्यालय प्राचीन भारत में प्रचलित गुरु आश्रम के समान होने चाहिए, जो नगर से दूर, प्रकृति के सुमन्य और शांत वातावरण में अवस्थित हो। टैगोर का कहना है कि इस प्रकार के वातावरण में ही बालकों का मन वृत्तियों से दूर रहेगा और वह उसका ध्यान केंद्रित होगा, जो कि वर्तमान परिदृश्य में आप ये सब नहीं देख पाते होंगे कि एकदम कॉलेज जो है। लेकिन आप कभी देखते होंगे कि जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं वो बीच मतलब शहर से थोड़ा दूर होते थे, लेकिन वो वर्तमान समय में देखेंगे उसी यूनिवर्सिटी के आसपास एक नया शहर बन गया है। तो खैर समय समय की बात है, लेकिन हाँ, टैगोर जी का मानना था विद्यालय जो होना चाहिए वो एक शांत वातावरण में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन देखेंगे कि बच्चे का जो डिसिप्लिन है वो किस तरह होना चाहिए। टैगोर शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। अनुशासन को वह बाह्य व्यवस्था न मानकर एक आंतरिक भावना मानते थे। इसी आंतरिक भावना के विकास के लिए वह दंड व्यवस्था का विरोध करते थे। उनका स्पष्टीकरण था कि मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है और अपने मार्ग में किसी भी प्रकार का बाधा वह सहन नहीं कर सकता। उनका कहना था कि दंड व्यवस्था का दुष्ट परिणाम छात्रों के विरोध और विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। अतः बच्चे को दंड व्यवस्था का परिणाम छात्रों के विरोध और विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। अतः बच्चों को दंड देना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होता। टैगोर अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के पक्ष में थे। उनका कहना था बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर उसको मारते हैं, पीटते हैं तो उनमें एक विरोध करने का भावना उत्पन्न होता है, जिसके प्रति बच्चे गुस्सेल टाइप के हो सकते हैं, उनका भावना अलग हो सकता है। तो वो विद्रोही नहीं बने, विद्रोह का रूप ना देखने को मिले, इसलिए वो उसको डिसिप्लिन में रखना बड़ी बात है, ना कि उसको दंड देना। ठीक है, शिक्षा शास्त्री के रूप में टैगर का अगर मूल्यांकन करना ज़रूरी है। तो एजुकेशन ऑफ टैगर एज एन एजुकेशनलिस्ट, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो टैगर बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनकी सबसे अधिक ख्याति साहित्यिक क्षेत्र में हुई थी। उनकी साहित्यिक कृतियों से ही उनके दार्शनिक विचारों का ज्ञान होता है। एक साहित्यकार के साथ साथ वह बहुत बड़े समाज सुधारक थे और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं के पोषक थे। इस सब के लिए उन्होंने शिक्षा में सुधार करने पर बल दिया और हमारे सामने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की और उनके आदर्शों का प्रतीक विश्व भारती आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र है। वही विश्व भारती जो 1901 में शांति निकेतन के नाम से बनाया गया था। टैगोर आदर्शवादी व्यक्ति थे। वो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और उनकी प्राप्ति का जीवन, उनकी
उसकी प्राप्ति को जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते थे, ठीक है, परंतु भौतिक जीवन में वास्तविकता से वह आँखों नहीं मानते थे। वे इसे भी सत्य मानते थे, प्रकृति उन्हें बहुत प्रेम था, प्रकृति से उन्हें बहुत प्रेम था, वह उसमें ईश्वर के दर्शन करते थे। जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर भी उनका दृष्टि रही, वह मनुष्य के अंतर्राष्ट्रीय मनुष्य बनाने के पक्ष में था। उनकी इन्हीं विचारों पर उनका शिक्षा दर्शन आधारित है। आज धर्म शिक्षा, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में टैगोर के विचार संकीर्णता से ऊपर है और बड़े विस्तृत है। टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर H.B. मुखर्जी ने लिखा है, टैगोर आधुनिक भारत के शिक्षक पुनरुत्थान में बड़े पैगंबर थे। उन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा को सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष किया और उन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाओं को शैक्षणिक प्रयोग किया, जिन्होंने शिक्षा संस्थाओं को आदर्श को जीवित प्रतिमा बना दिया। इस तरह से आप टैगोर के बारे में समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, किस तरह से वो बच्चों के बारे में उनका राय था, किस तरह वह स्कूल चाहते थे, विद्यालय चाहते थे, किस तरह से वे बच्चे को शासन में रखना चाहते थे, टीचर को मार्गदर्शक के रूप में कार्य करवाना चाहते थे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से अगर आप समझते हैं तो मुझे आपसे आशा है कि आप अच्छे से एग्जाम हॉल में भी इस सारे टॉपिकों को, फैक्टों को टॉपिक वाइज मतलब फैक्ट वाइज डिस्क्राइब कर पाएंगे। अगर अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं तो आपकी समझ तो विकसित होंगे ही, साथ में अच्छे नंबर भी मिलेंगे से। आप इन चीज़ों को अपने जीवन में भी उतारें, क्योंकि आप कल के भावी शिक्षक बनने वाले हैं, कल बच्चों के जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करने वाले हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप इन चीज़ों को याद रखें और बच्चों के साथ इस तरह से अवश्य ही व्यवहार करें। तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। कल के वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कृष्णमूर्ति के बारे में। कृष्णमूर्ति महोदय जी का क्या सोच था पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो उनके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फिर एक महोदय है फ्रोबेल महोदय, जो कि क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है बीएड में, इसलिए उनको मैंने ऐड किया है। तो उसको भी, उस टॉपिक को भी देखेंगे जो कि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। साथ में आपसे आग्रह भी करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अवश्य इसको लाइक करें, और कुछ भी समझने और सीखने को मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।